नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 105 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा राजनीतिक परिदृश्य फर्स्ट, राजपूत उदय और सत्ता के लिए संघर्ष। बेसिकली चैप्टर में हमें यह पढ़ाया जाएगा कि भारतीय इतिहास में राजपूतों का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके साथ साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उनका क्या योगदान रहा है, किस प्रकार से राजपूत शक्ति भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैली और क्या कारण रहे कि जो राजपूत शक्ति है वो पूरे भारत को नियंत्रण में नहीं ला पाई। इसके साथ साथ राजनीतिक संगठन किस प्रकार से था और राजपूत वंशों में वृद्धि कैसे हुई, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर राजपूत के इतिहास के बारे में वर्णित किया गया है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना में हमें यही बताया गया है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। वास्तव में जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि राजपूत वंशों का उदय। तो देखिए, इससे पहले चैप्टर की शुरुआत करें, हम आपको बता देते हैं कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वो दो टाइप से करते हैं। पहला टाइप ये होता है कि हम ना इतिहास को समय के हिसाब से बांटते हैं कि इस समय से इस समय तक कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, इस समय से इस समय तक कैसी अर्थव्यवस्था थी, इस समय से इस समय तक किसने शासन किया। दूसरा तरीका इतिहास का अध्ययन करने का ये होता है कि हम राजवंश के हिसाब से अध्ययन करते हैं कि हाँ भाई, इस वंश के दौरान कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसी सांस्कृतिक व्यवस्था थी, सीमाएं कहाँ से कहाँ तक फैली थी, क्या कमजोरियाँ थीं, क्या विशेषताएँ थीं। लाइक डैट हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इतिहास में पढ़ते भी ऐसे ही हैं कि गुप्त काल के दौरान सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, मौर्य साम्राज्य के यानी कि मौर्य काल के दौरान सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजपूत वंश के समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इसी प्रकार से मुगल काल के दौरान सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। यानी कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो कितने टाइप से, दो, एक टाइम के हिसाब से और दूसरा वंश। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि राजपूतों के समय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सन 712-13 की अगर बात की जाए तो अरब आक्रमण झेल रहा था भारत। यानी कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी कि भारतीय राजनीति पर लगातार अरबों का आक्रमण हो रहा था और ये आक्रमण भारत के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि सिंध और मुल्तान से किए जा रहे थे। उस समय के भारत की बात की जाए तो आप सभी को पता ही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारतीय साम्राज्य का हिस्सा था और इसी क्षेत्र से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आक्रमण होते थे। अगले 25 सालों की बात की जाए तो अरब लोगों ने मारवाड़, मालवा और भड़ोस तक पूरा का पूरा क्षेत्र अपने नियंत्रण में कर लिया। अब ऐसे में भारत के अन्य भागों पर भी इन अरबों का खतरा महसूस होने लगा। इन अरबों के आक्रमण से न सिर्फ भारतीय राजनीति प्रभावित हुई बल्कि भारत की भौगोलिक जो सीमाएं हैं इसमें भी परिवर्तन हुआ, भारत के नक्शे में भी परिवर्तन हुआ। तो अब बात ये होती है कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, अलग अलग लोग ना अलग अलग बातें करते हैं। कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात सत्य नहीं है, इसके बारे में इतिहासकारों की खुद भी एक राय नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, राजपूत वंशों की उत्पत्ति की समस्या बहुत ज़्यादा विवादों में है। कुछ लोग उन्हें चंद्र यानी कि सोमवंशी चंद्रमा से जोड़कर रखते हैं। राजपूतों के गोत्र निर्माताओं ने उन्हें चंद्रमा से जोड़ा है, यानी कि उन्हें सोमवंशी बताया है। जबकि कुछ किताबों में देखा जाए, महाकाव्यों में देखा जाए तो वो सूर्यवंशियों से जोड़ा है, यानी कि सूर्य से। यानी कुछ लोग सूर्य से उत्पत्ति मान रहे हैं और कुछ लोग चंद्रमा से। जो लोग चंद्रमा से राजपूतों की उत्पत्ति मान रहे हैं वो उन्हें सोमवंशी कह रहे हैं, जो लोग सूर्य से उत्पत्ति मान रहे हैं वो सूर्यवंशी कह रहे हैं। अब बात ये आती है, ऐसा क्यों हुआ, सूर्य से क्यों जोड़ा गया। तो इसके लिए एक इमेजिनेशन है, कल्पना की गई है कि कलयुग में इन क्षत्रियों की उत्पत्ति इसलिए हुई थी ताकि जितने भी मलेच्छ हैं, यानी कि विदेशी लोगों के लिए मलेच्छ शब्द का यूज़ किया जाता था उस समय। हालांकि मलेच्छ का मतलब होता है गंदे लोग। तो इन मलेच्छों का सर्वनाश करने के लिए हुई थी। तो ऐसे में जो राजस्थानी लोग हैं, राजस्थानी भाट हैं, इन लोगों ने उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया है कि भाई ये लोग अग्नि से उत्पत्ति हुई है, किसकी, राजपूतों की। तो राजस्थान में जो भाट कवि हैं, इन कवियों ने राजपूतों के बारे में क्या बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्निकुल से हुई है, यानी कि आग से हुई है। तो अग्निकुल मिथक है क्या, यानी कि अफवाहें क्या हैं, क्या वास्तव में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से हुई है। तो पहले दो कहानी है यहाँ पर। एक कहानी एक दरबारी कवि ने लिखी है, उसने पता क्या बताया है, उसने बताया है, एक कहानी बताई कि परमार वंश के जो संस्थापक हैं इनकी उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ के दौरान की थी। यानी एक बार वशिष्ठ मुनि माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे
और वहीं से उन्होंने परमाणु की उत्पत्ति की। क्यों करी? क्योंकि वशिष्ठ मुनि की जो गाय थी, और ये कोई साधारण गाय नहीं थी, ये कामधेनु टाइप से गाय थी कि जो भी इससे इच्छानुसार मांगा जाए ये गाय वो प्रदान करती थी। अब क्या हुआ, वशिष्ठ मुनि से ये गाय चली गई विश्वामित्र जी के पास। अब वशिष्ठ मुनि ये गाय वापस लाना चाहते थे, तो जो ये परमार को इन्होंने उदय किया यज्ञ से, ये परमार गया विश्वामित्र के पास और वो गाय जीत कर लाया और वापस से मुनि वशिष्ठ को दे दी। तो इसीलिए मुनि वशिष्ठ ने उसे नाम दिया परमार, यानी कि दूसरों का वध करने वाला। तो इस व्यक्ति से उत्पन्न होने वाली जाति के लोगों को उनके सद्गुणों के आधार पर, उनकी वीरता के आधार पर नाम दिया क्या? राजपूत, परमार राजा। कौन से वंश से हुई इनकी उत्पत्ति? परमार वंश से। तो एक तो ये बात हुई, यानी कि एक दरबारी कवि था जिसने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति कौन से वंश हुई है? परमार वंश से। और परमार वंश की उत्पत्ति किसने करी है? मुनि वशिष्ठ ने। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ से परमार की उत्पत्ति हुई है। और किस लिए? उस गाय को वापस लाने के लिए, जो गाय गुरु विश्वामित्र के पास थी। अब कितनी बात ये सत्य है कितनी नहीं है हम नहीं कह सकते, ना किताब कह रही है, क्योंकि हमें ना न्यूट्रल होकर पढ़ना है, हमें भावनाओं में नहीं बहना चैप्टर के हिसाब से। दूसरी जो बात है वो राजस्थानी भाटों ने लिखी है। राजस्थानी भाटों ने विवरण में कुछ बढ़ोतरी करते हुए क्या करा, उन्होंने कहा कि केवल परमाणु की उत्पत्ति अग्नि से थोड़ी हुई है, बल्कि प्रतिहार, गुजरात के चालुक्य और चाहमान की उत्पत्ति भी अग्नि से हुई है। अब इसके पीछे इन्होंने क्या कथा बताई कि एक बार अगस्त्य मुनि अन्य मुनियों के साथ माउंट आबू पर्वत पर एक क्या कर रहे थे? विशाल यज्ञ कर रहे थे। अब ऐसे में राक्षसों ने कुछ गंदी वस्तुओं को इसमें फेंक दिया और यज्ञ को खत्म करने का प्रयास किया, पवित्र करने का प्रयास किया। ऐसे में वशिष्ठ मुनि ने अग्निकुंड से 3 योद्धाओं, प्रतिहार, चालुक्य और परमार, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभी चौल चालुक्य वंश के बारे में, आगे के चैप्टरों में प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि वशिष्ठ मुनि ने आग से प्रतिहारों, चालुक्य और परमार को उत्पन्न किया, लेकिन इन तीनों में से कोई भी राक्षसों को हरा नहीं पाया। ऐसे में वशिष्ठ जी ने एक नए अग्निकुंड का निर्माण किया और हथियारों से लैस एक चतुर्भुज योद्धा को जन्म दिया। इस योद्धा ने राक्षसों को हरा दिया और ऋषियों ने इसी को चाहमान का नाम दिया, जहां से चौहान। उसने दानवों का संहार किया। अग्निकुल की यह कथा भाट कवियों की कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुरुआत में जो 3 बंदे अग्नि से हुए हैं, इसका मतलब उन्हें वो शक्तियां नहीं थी जो इन्हें बाद वालों को मिली। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कवि होता है ना, वो जिस राजा के अंडर में होता है उन राजाओं को खुश करने के लिए बहुत अच्छा लिख देता है। ऐसा आगे लिखा है कि अपने आश्रयदाता की उत्तम वंशावली की तलाश में परमारों की अग्नि उत्पत्ति कहानी को इन्होंने रच लिया है। उन्होंने सोचा यदि इस कथा को और बढ़ाया जाए तो और भी शानदार तरीके से चाहमानों की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकती है। तो हालांकि हम ये समझ सकते हैं कि राजनीति में महत्व स्थापित करने के लिए, राजनीति में अपना दबदबा स्थापित करने के लिए हर एक राजा अपनी वैधता को प्रदान करता था और वो अपने वंशावली को एक मजबूत वंशावली बताता था। आगे चैप्टर में यही बताया गया कि प्रारंभिक इतिहास की बात की जाए चाहे मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए, तो राजपूत जो वंश हैं ये मिश्रित जाति का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि इसमें कोई एक ही जाति के लोग नहीं थे बल्कि बहुत सारी जाति के लोगों की लीडरशिप करते थे। कुछ वंशों में छोटे छोटे मुखिया थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इन मुखियाओं ने, इन सरदारों ने राजनीतिक प्रभुता यानी कि आगे चलकर राजा बन गए, जैसे कि प्रतिहार, गुहेल, चाहमान एवं अन्य वंशों के द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त की जाने लगी। और अब इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय यानी कि राजपूत स्थापित करने में एक कदम बढ़ा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ बात इतनी सी है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके साथ साथ बात ये आती है कौन कौन लोगों को हम राजपूतों में गिन सकते हैं। तो सबसे पहले बात होती है गुज्जर प्रतिहारों की। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, तिथि क्रम के अनुसार देखें, तो गुज्जर प्रतिहार राजपूत वंशों में ऐतिहासिक रूप में सबसे पहले का वंश है, जहाँ 9वीं शताब्दी के अंत में राजा भोज का, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो राजा भोज प्रथम थे, इन्होंने अपने अभिलेखों में लिखा भी है और वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते भी थे। रामायण में अगर बात की जाए तो रामायण में राम के भाई लक्ष्मण को ये लोग अपने परिवार का पूर्वज मानते हैं, लेकिन गुज्जर प्रतिहारों के अभिलेख राजा भोज के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं बताते कि राजा भोज की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये तो नहीं पता चलता। लेकिन ये जरूर पता है कि ये लोग राम जी के भाई लक्ष्मण के वंशज थे, ऐसा किताबों में लिखा है और इन कवियों ने ऐसा लिखा है। तो अब तक चैप्टर में हमने क्या बात करी है? अब तक चैप्टर में सिर्फ हमने ये बात करी है कि राजपूतों का उदय भारत में
कैसे हुआ, जिसके बारे में कुछ मिथक हैं, पता नहीं सच हैं या झूठ हैं। अब बात ये आती है इन राजपूतों ने भारत में सत्ता कैसे स्थापित करी और इसके साथ साथ इनके वंशों में वृद्धि कैसे हुई। तो राजनीतिक सत्ता कैसे फैली और वंश कैसे फैले। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या बात होती है, पहले पढ़ाने से पहले थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले पता क्या होती है, सबसे पहले अगर कोई एक बंदा है तो वो प्राचीन काल में कृषि ही करेगा। ऐसे में कृषि करते करते वो अपने बाहुबल से किसी क्षेत्र को जीत लेगा, फिर ऐसे करके अपने बाहुबल के दम पर वो अन्य क्षेत्रों को जीतता जाएगा, जीतता जाएगा और जीतता जाएगा। अब ऐसे में उसकी जब सीमाएं बढ़ जाएंगी तो वो क्या करेगा, उन सीमाओं पर शासन करने के लिए अब वो अपने परिवार को बसाएगा, अपनी नातेदारी, रिश्तेदारी या फिर अपने बेटों को उन क्षेत्रों में बांट देगा, सूबेदारी नियुक्त कर देगा और धीरे धीरे करके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करेगा। बिल्कुल ऐसे ही राजपूतों ने भी किया। ये भी अपनी राजनीतिक सत्ता को अपने भाइयों में, अपने बेटों में बांटेंगे, जहाँ पर यहाँ नाम भी दिए गए हैं। तो इससे पहले आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर कुछ फैक्ट होंगे और वो नाम हमें याद करने पड़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है भारत में राजनीतिक शक्ति की अगर बात करें तो हम इसका प्रतिमान तय नहीं कर सकते, क्योंकि भारत इतना बड़ा था, इसमें इतनी सारी रियासतें थीं, एक राजा पूरे भारत पर शासन करे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके लिए कुछ विशेष राजाओं का होना जरूरी था। तो ऐसे में भारत में चाहे मध्यकालीन भारत की बात की जाए या मध्य भारत की बात की जाए, पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए, पूर्व भारत की बात की जाए, पश्चिम भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत की बात की जाए, अलग अलग वंश भारत में शासन कर रहे थे। इसी प्रकार से जब हम राजस्थान की बात करते हैं, पश्चिमी क्षेत्र के, तो राजस्थान में चहमान, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मालवा में पारमार जैसे राजपूत वंशों का इतिहास हमें दिखाई देता है। यानी कि जब हम राजपूतों की बात करते हैं तो हम किस स्टेट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं राजस्थान की। और वहाँ पर भी कितने, राजस्थान में चहमान थे, और जबकि साउथ राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, मालवा की बात करें, तो यहाँ पर परमार वंश था। यानी कितने वंश हो गए, एक चहमान और एक परमार। अब इन वंशों में और बढ़ोतरी कैसे हुई, तो इन वंशों में और जो बढ़ोतरी हुई इसके बारे में भाट के लेखकों ने लिखा भी है कि मारवाड़ के, राजस्थान में जो मारवाड़ जगह है वहाँ के जो भाट लेखक हैं, इन्होंने जो वंशावली बताई है राजपूतों की, उसमें इन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है कि अबू का जो परमार वंश था, तो अबू के परमार वंश में एक बंदा था धार निवराहा। तो ये जो धार निवराहा था, इसने स्वयं को नवकोट मारवाड़ का स्वामी बना दिया। यानी कि अबू के परमार वंश के जो लोग थे उनमें से एक व्यक्ति था धार निवराहा। इसने क्या कहा, अपने आप को नवकोट को मारवाड़ का स्वामी बना लिया और बाद में इसने अपने 9 भाइयों में इस क्षेत्र को बांट दिया। एक भाई को मंदोवर दे दिया, दूसरे को अजमेर दे दिया, इस तरह शेष को अन्य अन्य भाग प्रदान कर दिए। यानी कि एक क्षेत्र 9 भाइयों में बटा, अब 9 लोग मिलकर उस शासन को चला रहे हैं। तो इस प्रकार से राजपूत वंशों में वृद्धि हो रही है। मालवा के परमारों के अलावा उनकी 4 शाखाएं और हो गई, एक अबू, एक भीनमल, एक जालोर और एक वागदा में भी शासन करती थी। इस तरह से गुजरात के आसपास का जो इलाका है भड़ौच, यहाँ के चहमानों के अतिरिक्त प्रतापगढ़ क्षेत्र पर भी इनकी एक अन्य शाखा शासन करती थी। इस प्रकार प्रतिहार राजाओं में एक महासामंत होता था। इस महासामंत का जो पूर्वज था वो शाकंभरी का प्रसिद्ध चहमान शाखा का सदस्य था। देखिए, सामंती कौन होते हैं, राजा के अंडर में छोटे छोटे सरदार जो किसानों से करों की वसूली करेंगे और धीरे धीरे उसी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, ये सामंती हैं। और इन सामंतियों को नियंत्रण में एक कर रहा है, वो बंदा कौन है, महासामंत। हम राजा को भी उपाधि दे सकते हैं। आगे चलकर ये सामंती क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे और अपनी छोटी छोटी सत्ताओं की स्थापना कर लेंगे। तो ऐसे करके राजपूत वंश में वृद्धि होती ही जाएगी। शाकंभरी के जो चहमान है, इनके पास पुष्कर से लेकर हरसा तक, यानी कि मध्य और पूर्वी राजस्थान का भाग पूरा का पूरा था। और यहाँ पर इनकी कई शाखाएं थी, जैसे कि यहाँ पर नाम भी दिया गया है, नाडौल, जालौर, सत्यपुरा, अबू। अपनी 5 शताब्दी यानी कि लगभग 500 सालों के शासनकाल में उन्होंने पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के विशाल क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखा। तो शॉर्ट में बात की जाए तो लगभग 500 साल तक राजपूतों वंश का शासन चला है और इनकी विभिन्न शाखाएं समय समय पर विकसित होती रही हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में चाप नाम का एक और राजपूत वंश था। उन्होंने भीलमल, कठियावाड़, वंदियावार और गुजरात में शासन किया है। इस प्रकार से गुहेल जो वंश था, इन्होंने उदयपुर और मेवाड़ पर शासन किया है। तो इस प्रकार से राजपूत वंशों में वृद्धि होती गई और बड़े बड़े वंशों में छोटे छोटे विभाजन होते गए और छोटे छोटे विभाजन से नए नए वंशों का भी उदय होता गया। ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से राजपूतों का प्रचार प्रसार बढ़ता गया। अब बात आती है, चलो जी, वंशों की तो स्थापना हो गई है, लेकिन ये वंश पावरफुल कैसे बने।
अब देखिए कभी भी शक्ति का निर्माण कैसे होगा, कोई एक पावरफुल राजा होगा और वो अन्य क्षेत्रों को जीतता जाएगा, इस प्रकार से वो एक सर्वशक्तिमान राजा बन जाएगा। तो ऐसे ही कुछ राजा होंगे जहाँ पर यहाँ पर चर्चा की गई है कि वंश शक्ति के निर्माण और सुदृढ़ीकरण यानी कि मजबूतीकरण का विकास एक समान रूप से नहीं हुआ। यानी कि अगर हम सोचें कि हर एक वंश लगातार पावरफुल बनता गया होगा तो राजपूतों में ऐसा नहीं हुआ। किसी एक वंश से एकाधी राजा था जिसने अपने क्षेत्र की सीमाओं को मजबूत किया। ज़्यादातर जो लोग थे वो अपने नए नए क्षेत्रों को बसाते थे, बस्तियां स्थापित करते थे, तो नए क्षेत्रों को बसाते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, सेना के दम पर शासन करते थे। नाडौल के चौहान राजा को सप्ता संत के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सप्त सहस्री का देश का निर्माण एक चौहान सरदार ने अपने राज्य की सीमाओं के सरदारों का वध करके उनके गांव का प्राप्त करके किया था। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, इसलिए उसने अपने आप को उपाधि दी क्या, सप्ता संत। पश्चिमी भारत की शक्तियों के क्षेत्रीय प्रचार प्रसार कुछ क्षेत्रों में कबीलाई बस्तियों को नष्ट करके पूर्ण हुआ। यानी कि राजपूत अपनी शक्ति का निर्माण कैसे कर रहे हैं, तो छोटे छोटे सरदारों को हरा रहे हैं, उनकी जमीनों को नियंत्रण में ले रहे हैं, उस क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दे रहे हैं। उस क्षेत्र में कृषि कार्य और कृषि से जितना भी लगान प्राप्त हो रहा है, कर प्राप्त हो रहा है, इससे इनकी शक्ति बढ़ती ही जा रही है। बड़े पैमाने पर इन्होंने पश्चिमी मध्य भारत में सबरों, भीलों, पुलिंदों जैसी जो जनजातियां थीं, इन सभी का दमन कर दिया और सब पर शासन कर लिया। इसी तरीके से गुहेलों और चहमानों ने भी किया। 7वीं सदी के प्रारंभ में गुहिला बस्तियां राजस्थान के अनेक भागों में पाई जाती थी। अभिलेखों में बताया भी गया है कि इनका प्रारंभ गुजरात से हुआ था और ये जीतते जीतते राजस्थान तक पहुंच गए थे। जहां इन्होंने जो अपनी सत्ता की स्थापना की थी वो भीलों का सफाया करके करी थी। यानी कि भीलों को इन्होंने प्रारंभिक रूप से मारा काटा था और उन क्षेत्रों पे अपना क्षेत्र बसाते चले गए थे। इसी प्रकार से चौहानों की बात की जाए तो चौहानों का उदय हुआ शाकंभरी से। शाकंभरी की बात की जाए तो एक जंगल क्षेत्र था, उजाड़ क्षेत्र था और यहाँ पर धीरे धीरे बस्तियाँ बसाई गई। ये माना जाता है शाकंभरी चहमान वंश का एक राजा था और उस राजा का नाम था वाकपति। तो वाकपति का जो पुत्र था ना लक्ष्मण, इसने क्या करा, यहाँ पर रहने वाली जो जनजाति थी मेदो, इनके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो मेद थे यहाँ ये लूट खसोट करते थे और वहाँ की जनता को क्या करते थे, डराते थे। तो लक्ष्मण ने इस क्षेत्र के ब्राह्मण स्वामियों को प्रसन्न किया और फिर उसके बाद क्या करा, उन ब्राह्मण स्वामियों ने ये कहा कि भाई तुम हमारे क्षेत्र की रक्षा करो, हमें बचाओ, किससे, मेदों से। अब धीरे धीरे लक्ष्मण की सेना बढ़ती गई और उसने क्या करा, मेदों के खिलाफ युद्ध लड़ दिया और उसने मेदों को पीट दिया। अब क्या हुआ, मेद जब हार गए तो उन्होंने एक संधि कर ली। उन्होंने कहा हम इस गांव से दूर रहेंगे, इसके साथ साथ समय समय पर लक्ष्मण को एक कर का भी भुगतान करेंगे। वह 20 घोड़ों का स्वामी बन गया और उसने सरलता से अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। यानी कि इस प्रकार से चौहानों का प्रभाव हुआ। कहाँ से, शाकंभरी से। तो एक राजवंश को हटाकर ही दूसरे राजवंश की सत्ता स्थापित की जा सकती है। इसी प्रकार से जालौर के चहमानों ने भी किया। जालौर के चहमान, नाडोल के चहमान, ये सब एक एक शाखाएं थीं। तो नाडोल का जो चहमान था, अल्हड़ का पुत्र, इसी टाइप से एक कीर्तिपाल था, वो भी उस भूमि के भाग से असंतुष्ट था जो उसे मिला था। तो ऐसे में वो और भी ज़्यादा भूमि पर कब्जा करना चाहता था। देखिए एक राजा का ना महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक एक राजा महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही कीर्तिपाल ने किया। उसने मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को पूरा जीत लिया। हालांकि मेवाड़ को पूरा तो नहीं जीत पाया, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पर परमारों का शासन था। आगे चलकर जालौर पर अधिकार करा और नए राज्य की अपनी राजधानी बनाया उसने। इस तरह चहमानों की भड़ौत जो है गुजरात के पास की जगह है भाई, उस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। इधर अरबों का जब आक्रमण हुआ तो इस क्षेत्र में अराजकता पैदा हो गई। तो प्रतिहारों में एक राजा हुए नागभट्ट प्रथम। इन्होंने भड़ौत के गुजरों को उखाड़ने के लिए चहमान सरदार की सहायता करी और महासामंत अधिपति की उपाधि भी धारण करी। तो इस पैराग्राफ में हमने अब तक क्या पढ़ लिया इस पूरे चैप्टर में कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ, उनका वंश कैसे बढ़ा और उन्होंने पावर कैसे गेट करी। यानी कि छोटे छोटे सरदारों को हराया और फिर अपनी सत्ता की स्थापना कर दी। आगे चैप्टर में यह है कि समाज में वो कैसे आगे बढ़ते गए, क्योंकि एक राजा जब तक रहता है जब तक उसकी प्रजा उसे राजा मान लेती है। तो इन लोगों ने क्या करा, अपने वंश को कृषि के आधार पर बनाकर आगे बढ़ाया। बताते हैं कि पश्चिमी भारत के राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो एक क्षेत्र की जाति राजनीतिक शक्ति को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकती थी। वह इस क्षेत्र में पता है क्या करती थी, पहले कोई बंदा आता था और कृषि करता था, फिर समय के साथ साथ वो आसपास के लोगों के साथ घुल मिल जाता था, फिर वो अपनी एक शक्ति स्थापित कर लेता था।
उदाहरण के लिए भूमि के जिस भाग पर ये लोग स्थापित होते थे उस क्षेत्र को इन्होंने क्या कर दिया, गुजरात या फिर गुज्जरों की भूमि या गुज्जर राष्ट्र, इस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे पूरे क्षेत्र को स्थापित कर लिया। यानी कि समाज में उनका विकास कैसे होता गया। अब बात ये आती कि आपके वंश की भी स्थापना हो गई, समाज में भी स्थापना हो गई। अब आप अपनी वंशीय शक्ति को हमेशा के लिए कैसे बनाए रखना चाहते हो। तो देखिए, कोई एक राजा मान लिया जी अपनी सत्ता स्थापित कर गया, तो अगर कोई एक राजा अपनी सत्ता स्थापित कर गया और उसके आने वाले उत्तराधिकारी जो हैं अगर वो सत्ता को नहीं संभाल पाए तो भी उसका यश मिट जाएगा। तो ऐसे में किसी भी वंश की शक्ति का सुदृढ़ीकरण यानी कि किसी वंश की शक्ति की जो मजबूतीकरण है वो आने वाली पीढ़ियों के विवेक पर निर्भर होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी होगा। कुछ समय तक तो बड़े पैमाने पर जो राजपूत राजा हैं ये दबा के शासन करेंगे और अपनी जो सीमाएं हैं उसको मजबूत करेंगे और क्षेत्रों को अनेक इकाइयों में बांटकर उस पर शासन करेंगे। जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, उसी टाइप से ये भी अपनी भूमियों को बांटेंगे और उसका नाम उस हिसाब से रखा जाएगा जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है। तो अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें, मध्य भारत की बात करें, तो यहाँ पर राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। उसका कारण ये था कि ये गंगा यमुना के दोआब की जो जगह थी यहाँ पर बड़े पैमाने पर कृषि होती थी। ऐसे में एक राजा था, राजा सिंहराज, और उसके भाई थे वत्सराज, विघ्नराज, और उसके 2 पुत्र भी थे, चंद्रराज, गोविंदराज। इनके पास अपनी अपनी ज़मीनें थीं। तो एक राजा था कौन, सिंहराज, उसके कितने भाई थे, 2, एक वत्सराज और एक विघ्नराज, और 2 कितने थे बेटे, एक चंद्रराज और एक गोविंदराज। इन सबके पास अपनी अपनी ज़मीनें थी। नाडौल के चाहमान राजा भी इसी प्रकार से भूमि के अधिकार का बंटवारा करते थे। अब ये जो भूमि होती थी इस भूमि को ग्रास कहा जाता था या भुक्ति कहा जाता था। यानी कि जो इन राजाओं के बच्चों की, जो इन राजाओं के भाइयों की जो पर्सनल भूमि थी, इन भूमि को क्या कहा जाता था, इस भूमि को कहा जाता था ग्रास या फिर भुक्ति। तो इस तरह की संपत्तियों के स्वामी राजा होते थे या फिर रानी होती थी या फिर युवराज या राजकुमार होते थे। तो जिन भूमि के स्वामी राजा, रानी, राजकुमार होते थे उस भूमि को क्या कहा जाता था, भुक्ति। जबकि जो अन्य क्षेत्रों की भूमि थी, जैसे राजस्थान में इस भांति की भूमि का बंटवारा बहुत अधिक प्रचलन था। यानी कि हाँ भाई, इतनी भुक्ति के स्वामी ये राजकुमार है, इतनी भुक्ति के स्वामी इस प्रकार के राजकुमार हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपने वंश की स्थापना करते चले गए और उनकी सीमाओं को बढ़ोतरी करते रहे। दूसरी बात क्या थी, जिन भी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता था उन सबों को मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मंडल। यानी कि एक भूमि तो सीधी सीधी हो गई, जैसे हम क्या कह रहे हैं, भुक्ति कह रहे हैं। दूसरा प्रतिमान क्या है, कुछ गाँव में जो इकाइयाँ बनी हैं तो वंश के कुछ सदस्यों का नियंत्रण होगा और इन इकाइयों को मंडल या भुक्ति का भाग कहा जाएगा। यहाँ पर स्थानीय नियंत्रण होगा। 84 गाँवों की इकाई को चौरसिया कहा जाता था। यानी कि 84 गाँव की जो यूनिट होगी उसे क्या कहा जाएगा, चौरसिया। और प्रारंभ में इसका प्रचलन कहाँ से हुआ, सौराष्ट्र में गुज्जर प्रतिहारों के नियंत्रण में। फिर धीरे धीरे ऐसी चौरसिया की स्थापना राजस्थान में भी होने लगी। 10वीं से 12वीं सदी के बीच में बहुत बड़ी बड़ी जागीरों का स्वामित्व चाहमान और परमार कुलों के राजा और युवराजों के पास आ गया। तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जिन क्षेत्रों को जीता उन क्षेत्रों में किलेबंदी करी ताकि उस क्षेत्रों की सुरक्षा स्थापना की जाए। किलों की स्थापना करी सुरक्षा कार्य के लिए, ग्रामीण बस्तियों पर नियंत्रण करने के लिए और वहाँ पर रहने के लिए। आगे चलकर हम बात करें तो एक तरीका तो इन्होंने ये करा कि अपने वंश में भूमियाँ बांट दी और दूसरे क्षेत्रों को जीतना शुरू करा। एक तरीका इन्होंने क्या करा कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। तो परमार, राष्ट्रकूट, चाहमान परमारों के बीच स्थापित होने वाले वैवाहिक संबंधों से, इसके अलावा गोहेला जो वैवाहिक संबंध थे ये बहुत व्यापक थे, बड़े स्तर पर। देखिए, विवाह के माध्यम से भी राजनीति बढ़ाई जाती है भाई। यद्यपि गोहेलों ने अपने वैवाहिक संबंध चालुक्य स्थापित किए थे, लेकिन उनके वैवाहिक संबंध राष्ट्रकूट, हुड़ो सहित अन्य राजपूत वंशों जैसे कि परमार और चाहमानों से भी थे। यानी कि हर एक मजबूत राजा दूसरे मजबूत राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी सेना सीमाओं को मजबूत कर रहा है और साथ ही साथ अन्य राजाओं पर भी नियंत्रण स्थापित कर रहा है। किसके माध्यम से, विवाह के माध्यम से। तो इन वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने में राजनीतिक लक्ष्य बहुत ज़्यादा थे। जैसा कि हमें पता भी है, अगर हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं या टीवी सीरीज़ देख रहे हैं या फिर फिल्म वगैरह देख रहे हैं तो हमें पता है कि ज़्यादातर राजा वैवाहिक संबंध जो बनाते थे वो सिर्फ इसलिए बनाते थे कि ना सिर्फ उस क्षेत्र की सीमाओं से बचा जा सके बल्कि दोनों राजा मिलकर अब नए क्षेत्र की तरफ विजित करें। तब तक चैप्टर में हमने पढ़ा है कि राजपूतों के उदय कैसे हुआ, इसके साथ साथ उनके वंश में वृद्धि कैसे हुई, वंशीय शक्ति का निर्माण कैसे हुआ, वंश शक्तियों को मजबूत कैसे किया गया, सामाजिक स्तर का उत्थान कैसे हुआ। आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आ रहा है।
कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि पूरे की पूरी बुक की मैं वीडियो अपलोड कर सकूं, क्योंकि यदि आपका मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर आगे चैप्टर की वीडियो के बारे में पता नहीं चलता है कि अपलोड की जाए या नहीं की जाए। तो कमेंट करके अपनी जो राय है वो ज़रूर देते रहिए ताकि वीडियो बिना रुके आपको प्रोवाइड होती रहे। अब हम बात करते हैं कि राजपूतों का जो राजनीतिक संगठन था इसका ढांचा क्या था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीतिक अस्थिरता थी। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है कोई भी सत्ता ऐसी नहीं थी जो लंबे समय तक शासन करे। हर एक वंश इस ताक में रहता था कि वो कैसे दूसरे वंश को हरा दे। तो ऐसे में जो भी शक्ति प्राप्त कर लेता था वंश, वो दूसरे वंशों को हटाने का काम करने लग जाता था। ऐसे में इस पूरे पूरे क्षेत्र में हमेशा क्या रहती थी, राजनीतिक अस्थिरता रहती थी। कभी कोई राजा शासन कर लेता था, कभी कोई राजा शासन कर लेता था। तो ऐसे में जिस क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, वो वंश वो सत्ता कभी भी पूरे के पूरे क्षेत्र को नहीं संभाल सकती। तो चौहान जो मजबूत राजा थे, राजपूत जो मजबूत राजा थे, इनकी सबसे बड़ी समस्या रही आपसी लड़ाइयाँ। ये जो आपस में लड़ते रहे ना, वही इनकी आपस की लड़ाई इनने एक मजबूती की राह में सबसे बड़ी बाधा रही। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, कह रहा है कि सैनिक शक्ति की गतिशीलता ने न केवल कई शासक परिवारों को सत्ता में लाया बल्कि साथ साथ एक नए ढांचे को पैदा किया। ऐसे में परमारों की जो मुख्य शाखा थी वागध, इसका उदाहरण लेते हैं हम। वागध शाखा का अस्तित्व 9वीं सदी में शुरू हुआ। उपेंद्र परमार की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने बैंसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में मालवा के एक सामंत के रूप में शासन किया। चाहमानों के समय तक सदियों के लिए वागध की शाखा वफादार थी, वफादार सामंतों के रूप में कार्य करती भी थी। इस शाखा के एक शासक थे चामुंड राजा। इन्होंने क्या कर दिया, परमारों से अपने आप को अलग कर लिया और फिर अपने आप को स्वतंत्र राजा बना दिया। 12वीं सदी के प्रारंभ में वागधों ने मालवा राज्य को खो दिया। फिर तो भाई जब सामंत, एक छोटा सामंत एक राजा की उपाधि धारण कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, उस वंश को 2 भागों में बढ़ जाएगा, फिर ऐसे 3 भागों में बढ़ जाएगा। छोटी छोटी शक्तियाँ सिर उठाएंगी, ऐसे में कोई बड़ी शक्ति आएगी और उनको सबको कुचल देगी। तो ऐसे में यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बनी ही रही। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब देखिए नौकरशाही का ढांचा। कोई भी शासन नौकरशाही के दम पर ही शासन कर सकता है कि उसके मंत्री कैसे कार्य कर रहे हैं, उसकी सेना कैसे कार्य कर रही है, उसके कैसे कैसे उसने डिपार्टमेंट की स्थापना कर रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए चालुक्य की बात की जाए, चाहे परमान की बात की जाए, चाहे चाहमान की बात की जाए, इन सभी ने एक शक्तिशाली नौकरशाही का ढांचा बना रखा था। जैसे कि सबसे पहली बात की जाए तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा था रिटर्न के लिए। लेखा पद्धति सरकार के करण विभाग नाम का बोध होता है, यानी कि जहाँ पर रिटर्न में सारे वर्क होते थे, सारे डाटा इकट्ठे किए जाते थे, उस विभाग को क्या कहा गया, इन्होंने करण नाम दिया है। तो लेखा पद्धति सरकार के करण नामक बोध होता है। इसको चालुक्य सरकार के लिए भी लागू किया जा सकता है। गुजरात के इतिहास में जितने भी आंकड़े हमें मिले हैं उससे पता चलता है कि चालुक्य वंश के बहुत सारे आंकड़े हमें मिले हैं। चालुक्य के ऐतिहासिक प्रमाणों में कर्ण शब्द का बार बार उल्लेख हुआ है, जैसे श्रीकर्ण जो कि मुख्य सचिवालय का लोकप्रिय शब्द था। इसके अलावा व्यायाकरण यानी कि लेखा जोखा विभाग, व्यापारीकरण या व्यापार के सामान्य निरीक्षण से संबंधित विभाग, निर्यात और आयात से कर को जितना भी इकट्ठा किया जाता है उसके लिए मंडापिकाकरण, कर को एकत्रित करने वाला मुख्य सचिवालय जैसे विभाग का विवरण मिलता है। यानी कि नौकरशाही में बात किया है तो आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, लिखा पढ़ी के काम के लिए करण नामक बोध मिलता है। यानी कि डिपार्टमेंट्स के लिए जो वर्ड मिला है वो वर्ड क्या मिला है, करण, जिसके हर किसी के पीछे क्या मिला है, करण मिला है। तो इससे पता चलता है जो करण वर्ड था, ये जैसे आज डिपार्टमेंट वर्ड होता है, विभाग होता है हिंदी में, वैसे उस समय यहाँ पर क्या था, करण, जो कि बहुत सारे जो इतिहास मिला है जिसमें इसका वर्ड यूज हुआ है। इसी के अलावा महामात्य थे, महामंत्री थे, सचिव जैसे अधिकारी भी कार्य करते थे। इसके अलावा प्रारंभिक मध्यकाल के पश्चिम भारत के इतिहास में देखा जाए तो महासंधि विग्रहिक का प्रचुर मात्रा में उल्लेख हुआ है। शायद या तो ये शांति का मंत्री होता था या ये युद्ध का मंत्री होता था। तो चालुक्य के महामात्य मतलब होता है महामंत्री, जो कि महासंधि विग्रहिक के अधीन ही कार्य करते थे। इसके अलावा श्रीकरण और मुद्रा यानी कि एक ऐसा विभाग था जो पासपोर्ट को जारी करता था। इसी प्रकार से एक और पद मिला है महाछपतलिक। तो यानी कि यहाँ पे आपको जो नौकरशाही में है इसमें आपको क्या करना है, ये जितने भी अधिकारी हैं, जैसे विभाग के लिए क्या वर्ड यूज है, करण वर्ड यूज हुआ है। इसके अलावा मुख्य सचिवालय के लिए क्या वर्ड हुआ है, श्रीकरण यूज हुआ है। इसी प्रकार से लेखा जोखा विभाग के लिए व्यायाकरण यूज हुआ है।
इसके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो डिपार्टमेंट इकट्ठा करेगा उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, मंडापिकाकरण किया है। तो इससे पता चलता है कि अपने शासन को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक मजबूत नौकरशाही की स्थापना कर रखी थी। इसके अलावा महामंत्री या महाप्रधान का अर्थ क्या था, तो महामंत्री और महाप्रधान का अर्थ था मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। जिस प्रकार से आज सीएम और पीएम काम करते हैं वैसे उस समय महामंत्री और महाप्रधान कार्य करते थे। इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता था, सभी विभागों की जांच करते थे। इसके अलावा दंड नायक यानी कि जो सेनापति होते थे ये भी महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। सेनाओं का सारा अधिकार इन दंड नायकों के पास होता था। अश्व सेना में भी बहुत सारे अधिकारी होते थे जिन्हें बालाधिपति कहा जाता था। तो यही सारा यहाँ पर नौकरशाही के बारे में क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना भी चाहिए। इसके बाद वंशात्मक राज्य और सामंती राजनीति के बारे में बताया गया है, जो कि हम ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं, पूरे वंश के बारे में, पूरी सामंती राजनीति के बारे में। तो ये लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का, जहाँ पर अन्य वंशों से तुलना भी की जाएगी। इसकी थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ आपको। जैसे कि बात की जा रही है कि भारत की अगर बात की जाए तो गुप्त काल के बाद से ही ये एक बहुत बड़ी विशेषता रही थी कि भारत में जो समाज में जाति पर आधारित शासक वंशों का स्थापना हो रही थी। तो ऐसे में जाति पर आधारित ही एक वंश था, कौन सा, राजपूत। तो हम अगर बात करें तो ऐसे ही आभास होता है कि शासक परिवार के सदस्य पहले भूमि पर अधिकार कर लेते थे, जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा। फिर वो क्या करते थे, उस क्षेत्र की समस्याओं को देखते थे, उसको हल करते थे, और हल करते करते उस क्षेत्र के क्या बन जाते थे, शासक। जैसे कि गुज्जर प्रतिहारों की बात की जाए तो गुज्जर प्रतिहारों के शासन में हम देखते हैं कि अनेक भू क्षेत्र चाहमान, गोहिला और चालुक्य वंश के सरदारों के अधीन था। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के एक अन्य सरदार थे मथन देव। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी भूमि को प्राप्त करा और ये दावा प्रस्तुत कर दिया कि आज से ये भूमि मेरी है। तो 1161 के आसपास देखा जाए तो ऐसी राजपुत्र था कीर्तिमाल, उसने भी नाडोल के अभिलेखों में 12 गांव के ऐसे समूह को बताया है जो कि उसने अपना दावा प्रस्तुत किया है। यशो बर्मन के कलवण के पट्टिकाओं के अनुसार देखा जाए तो उस समय एक ऐसा सरदार था राजा भोज, जिसने 84 गांवों के अधिकार को प्राप्त किया था, जिसे चौरसिया कहते थे। इस तरह इनकी ना वंश शक्ति बढ़ती ही चली गई। आगे चलकर बताया गया 1017 के आसपास देखो तो परमार अभिलेख में 52 गांवों के जिले का उल्लेख मिला है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कहाँ पे कहाँ तक कौन प्रशासन चला रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चल रहा था, जिसके पास पावर है वो शासन चलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं परमारों के बारे में, कुछ नाम दिए गए जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। समानता कहा जाता है कि सामंती व्यवस्था संपूर्ण भारत में एक समान नहीं थी, हर जगह अलग अलग थी, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन सामंतों को मंडालिका, कभी कभी महाराजाधिराज, महामंडलेश्वर, महामंडलिका, महासामंत जैसी उपाधियां दी जाती थी। तो ये सब फैक्चुअल बातें भाई, ये आपको ऐसे की ऐसी रटनी ही पड़ेगी। समझाने वाली बात ऑलरेडी चैप्टर में समझा चुके हैं। परमार शासकों के अधीन जितने भी सरदार थे इनकी भी अलग अलग श्रेणियाँ थीं। कुछ अधिकारी अपनी बहुमूल्य सेवा के लिए राजाओं के द्वारा भूमि को उपहार स्वरूप प्रदान करते थे, यानी कुछ अधिकारी ऐसे थे जो राजा की सेवा करते रहते थे, राजा खुश होकर उन्हें कुछ गांव दे देता था। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्र क्षेत्रों की खुद ही स्थापना करी, यानी कि पहले राजा के अंडर में थे, फिर उन्होंने राजा से खुद को अलग कर दिया, जैसे कि वगध हो गया, किरडू हो गए। ये लोग ऐसे सामंत जिन्होंने परमारों के कठिन दिनों में उनकी सत्ता की सहायता करी थी, तो उन लोगों ने आगे चलकर अपने आप को अपनी जमीन को मालिक घोषित कर दिया। ऐसे में नए नए राजा बन गए। तो कुल मिलाकर हमने ये पढ़ा है कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ और सत्ता के लिए आपस में कैसे संघर्ष करते रहते थे। आगे चैप्टर में एक छोटा सा निष्कर्ष दिया है। आई होप सो ये चैप्टर आपको डेफिनेटली समझ में आया हो। अगर इसका एक आध पैराग्राफ रह भी गया है तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।